हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेने वाले हैं टॉपिक प्लेन। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग प्लेन एक होमवर्क क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कल वाला, जो मैंने कल क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क दिया था कि एक लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है और वो लाइन लेट्स से दिस इज L1 एंड दिस इज L2। L1 और L2 को P और Q पे कट कर रही है। देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। ठीक है, जिसका यू कैन वेरीफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। ये एक्चुअली आंसर है। ठीक है, P एंड Q का आंसर। तो तुम लोग में से देखना किसका सही आया एंड टेल मी ऑन व्हाट्सएप। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका। तो लेट्स से दिस इज द लाइन L1 एंड लेट्स से दिस इज द लाइन L2। ठीक है, ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गया। और मेरा जो लाइन ओरिजिन से लेट्स से दिस इज द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो मैंने इसको मान लिया ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन O। ठीक है, इसने लाइन L1 को कहां कट किया? P पॉइंट पे, और L2 को कहां कट किया? Q पॉइंट पे। ठीक है, तो एक मिनट के लिए पहले मैं क्या करता हूं, जो मैंने कल मेथड 1 यूज किया था, कन्वेंशनल मेथड, ऑल्दो दैट इज लेंथी बट उससे काफी कुछ सीखने मिलता है। तो एक बार मैं फास्ट गो थ्रू करता हूं उसको, उसके बाद हम एक्चुअल मेथड स्टार्ट करेंगे। तो कल क्या मैंने बताया था, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन फ्रॉम ओरिजिन की इक्वेशन एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम कर सकते हैं? x अपॉन ए इज इक्वल टू y अपॉन बी इज इक्वल टू z अपॉन सी। ठीक है, तो जो लाइन मैंने एज्यूम की उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? ए बी एंड सी। अब मुझे क्या चाहिए था, मैंने क्या बताया था, आई वांट टू रिलेशंस इन एबीसी। मतलब मुझे एबीसी की वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे एबीसी का रेशियो चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो रिलेशन एबीसी में ऐसा आ जाए, मैंने मान लिया एज्यूमिंग कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी इज इक्वल माइनस सी इज इक्वल टू 0। मान लो ऐसा कुछ रिलेशन आ गया, तो इधर से मैं क्या कमेंट करूंगा एबीसी पे? देखो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 0। उसको मैंने इधर रखा तो क्या आएगा मेरा? c इज इक्वल टू 0 और इधर से आया a इज इक्वल टू माइनस बी। तो इसके आधार पे मैं क्या बोल सकता हूं? व्हाट इज माय डायरेक्शन रेशियोज ऑफ माय लाइन? 1, -1, 0। या फिर मैं बोल सकता हूं 2, -2, 0, या फिर 3, -3, 0 एंड सो ऑन, सिंस डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक। समझ में आया? तो मैंने एज्यूम किया कि ये दो रिलेशन आए, बट इसको सॉल्व करने पे कुछ और भी आ सकता है। मैंने एज्यूम किया था कि लेट्स से एबीसी में मुझे ये दो इक्वेशन मिली। अब वो मैंने बोला कि कैसे मिलेगी वो इक्वेशन, उसके लिए मैंने क्या फैक्ट यूज किया कि जो लाइन लेट्स से मैं इसको L3 बोल रहा हूं, जो ओरिजिन से पास कर रही है, जिसको मुझे निकालना है, तो L1 और L3 इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम क्या फैक्ट यूज करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3 इज 0। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, फॉर्मूला था एक बॉक्स एबीसी टाइप का आता था, बॉक्स ऑफ समथिंग। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके आई कैन गेट वन रिलेशन इन एबीसी, शॉर्टेस्ट दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3 0। उससे क्या जाएगा? एबीसी में एक रिलेशन आएगा। सिमिलरली जो L3 है वो L2 को भी इंटरसेक्ट कर रही है Q पे, तो इससे क्या जाएगा मेरा? उसमें क्या लगाऊंगा मैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 0। उससे अगेन एबीसी में एक रिलेशन आ जाएगा। तो ओवरऑल दो रिलेशन आ गए। लेट्स से ये दोनों आए। ठीक है, तो इन दोनों से फिर मैं क्या करूंगा? डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे मुझे लाइन के। एक बार डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, फिर क्या करूंगा मैं? लाइन की इक्वेशन में रख दूंगा। तो फाइनली मुझे लाइन की इक्वेशन मिल गई, बट मुझे तो डिस्टेंस PQ निकालना है। तो फिर क्या करूंगा मैं? L3 को L1 के साथ सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों रेडियस वेक्टर को इक्वेट कर देते हैं, I के और J के कोफिशिएंट बराबर करते हैं, लैम्डा और म्यू निकालते हैं, उसको K में रखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया भी, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो उससे मेरा P आ जाएगा। सिमिलरली आई विल सॉल्व फॉर L3 एंड L2, उससे मेरा क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। फिर एक बार P और Q आ गए, उसके बाद आई कैन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। ये तो मेरा हो गया कन्वेंशनल मेथड विच इज वेरी लेंथी बट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। मतलब इसमें हमें काफी चीजें सीखने मिलती है। अब मैं आता हूं जो हम मेथड एक्चुअली करेंगे। नाउ सी, देखना मैंने क्या किया, L1 लाइन पे मैं जनरल पॉइंट एज्यूम कर सकता हूं क्या? 2, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, इसको लैम्डा के इक्वेट किया, तो जनरल पॉइंट क्या लूंगा मैं? 2 प्लस लैम्डा कॉमा 1 माइनस 2 लैम्डा कॉमा -1 प्लस लैम्डा। दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन लाइन L1। सिमिलरली आई विल टेक जनरल पॉइंट ऑन लाइन L2 एस, देखना क्या लिख रहा हूं मैं? 8/3 प्लस 2 म्यू, इसको इधर मैंने म्यू मान लिया, लेट्स से दिस इज म्यू। फिर वो आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट क्या आएगा?
-3 माइनस म्यू एंड लास्टली दिस इज 1 प्लस म्यू। समझ में आया बच्चों? क्या किया मैंने? जनरल पॉइंट एज्यूम किया पी और क्यू का इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर लैम्डा एंड म्यू। अब मेरा एम क्या हो गया? लैम्डा और म्यू निकालना। तो अब मैं क्या फैक्ट यूज करूं कि मेरा लैम्डा और म्यू निकल जाए? तुम लोग वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, मैं भी बताता हूं। सिंस जो लाइन L3 है वो ओरिजिन से पास कर रही है, L1 को P पे इंटरसेक्ट कर रही है, L2 को Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। फ्रॉम दिस आई कैन से कि जो ओरिजिन होगा P एंड Q, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर वेक्टर, सॉरी दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट। तो मैं बोल सकता हूं कि जो OP वेक्टर है दैट इज कोलिनियर विद OQ वेक्टर। जो OP वेक्टर है मेरा वो OQ वेक्टर के कोलिनियर होगा। तो इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, जो OP वेक्टर होगा दैट विल बी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ OQ वेक्टर। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि OP और OQ का जो वेक्टर होगा उनके I और J और K के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा, वन एंड द सेम थिंग। कैसे आया देखते हैं दोबारा। इसमें अभी इसको रब करने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो OP वेक्टर होगा, OP वेक्टर क्या होगा, जिसे मैं इधर लिखता हूं OP वेक्टर, दिस इज 2 प्लस लैम्डा I कैप प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा J कैप प्लस -1 प्लस लैम्डा K कैप। ये तो मेरा हुआ OP वेक्टर। और OQ वेक्टर क्या हो गया? 8/3 प्लस 2 म्यू I कैप प्लस -3 माइनस म्यू J कैप प्लस 1 प्लस, सॉरी दिस इज या म्यू, इट इज ओनली 1 प्लस म्यू K कैप। ठीक है, तो मेरा OP और OQ वेक्टर आ गया। तो इस डायग्राम को रब कर देता हूं 2 मिनट के लिए। अब मुझे पता है OP और OQ वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है। तो एक तरीका तो क्या क्या मैं लिखूं, OP वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से सम K टाइम्स OQ वेक्टर, और फिर मैं IJ के कोएफिशिएंट बराबर करूं। इंस्टेड ऑफ दैट हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। इससे मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस लैम्डा अपॉन 8/3 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन -3 माइनस म्यू इज इक्वल टू -1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस म्यू। समझ में आया बच्चों? तो इतना आ गया। मैंने पहले ही बताया कि जब ऐसा इस टाइप से लिखा हो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इनडायरेक्टली क्या होता है, दीज आर 2 इक्वेशंस। तो 2 इक्वेशंस हैं। जैसे मैं पहले क्या करूं, जैसे एक सिंपली अगर मैंने बोला कि सॉल्व दिस, तो क्या करोगे तुम? जनरली हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक रिलेशन मिलेगा लैम्डा और म्यू में, फिर सिमिलरली इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे एक लैम्डा और म्यू में रिलेशन मिलेगा, और हम उन दोनों को सॉल्व करके विल गेट लैम्डा एंड म्यू। एक बार लैम्डा और म्यू आ गए, हम क्या रखेंगे, P और Q में रख देंगे, तो हमारे P और Q के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीका देखते हैं हम इसको सॉल्व करने का। देखना, उसके पहले तो मैं एक चीज पता होना चाहिए। लेट्स से मैंने लिखा A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई विल यूज इट हियर। मैंने क्या बोला, अगर A अपॉन B C अपॉन D के बराबर है, देन आई कैन से दिस विल बी फर्दर इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन B प्लस D। या फिर हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू A माइनस C अपॉन B माइनस D। तुम एग्जांपल लेके भी देख सकते हो। जैसे मैंने लिखा 1/2, वी नो इट इज इक्वल टू लेट्स से 2/4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को ऐड किया, तो 1 प्लस 2 कितना आएगा, 1 प्लस 2 इज 3 अपॉन 2 प्लस 4 इज 2 प्लस 4 ये लिखा मैंने, तो दिस इज 3/6 विच इज अगेन इक्वल्स टू हाफ हो गई। तो ये फैक्ट मैं अब यूज करूंगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन कम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अगर तुम डायरेक्टली करोगे तो क्या होगा, लैम्डा और म्यू का प्रोडक्ट भी आ जाएगा, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे इक्वेशंस। तो ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। मैंने बोला इस चीज का यूज करके मैं अब देखना क्या लिख रहा हूं, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू, अब देखना ध्यान से कि इधर माइनस म्यू है इधर म्यू है, तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया डिनोमिनेटर को, तो म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को फिर ऐड किया, तो मैंने ऐड अप क्या आएगा, म्यू माइनस म्यू तो 0 हो जाएगा, -3 प्लस 1 कितना आएगा, -2। अब देखते हैं न्यूमरेटर पार्ट, 1 माइनस 1 0 हो गया, -2 लैम्डा प्लस लैम्डा इज माइनस लैम्डा, सो दिस इज माइनस लैम्डा। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो दिस इज λ/2। ठीक है, अगेन अब देखते हैं कुछ। अब मैंने क्या किया, देखना ध्यान से, इन दोनों का मैंने यूज कर लिया, इन दोनों इक्वेशन का। नाउ आई विल यूज दीज 2 इक्वेशंस।
दीज टू इक्वेशंस। अब मुझे चाहिए कि दोबारा म्यू कैंसिल हो जाए, तो क्या करूं मैं, देखना इधर 2 म्यू लिखा है, इधर म्यू लिखा है, तो क्या करूं मैं, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर और नीचे, इट विल रिमेन द सेम। फिर क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, उससे क्या होगा, इधर 2 म्यू और इधर 2 म्यू, वो कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, देखना पहले इसको तो मैंने एज इट इज लिखा 2 प्लस लैम्डा अपॉन 8/3 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू, इसको पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -2 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2 प्लस 2 म्यू। समझ में आया? तो अभी ये मेरा रेशियो किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू λ/2 के बराबर चल रहा है अभी, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, अब डिफरेंस लूंगा। मैंने क्या बोला था, जैसे इधर मैं सम ले रहा हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू a माइनस सी अपॉन b माइनस डी। इसको नोट के फॉर्म में लिख लेना इस वाले पार्ट को, ठीक है, मेक ए नोट ऑफ इट। अब देखना, अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ऊपर क्या आएगा, 2 माइनस ऑफ -2 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज माइनस लैम्डा अपॉन 8/3 -2, तो 8 माइनस 6 2/3, और हमारा 2 म्यू माइनस 2 म्यू, वो तो 0 हो गया, वो तो होगा ही, हमने उसी के हिसाब से सोचा था, इज इक्वल टू λ/2। समझ में आया बच्चों? अब क्या करूं मैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, 12 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, यहां से 4 लैम्डा इज 12, तो लैम्डा इज 3। समझ में आया? ऐसा करने से, इस फैक्ट का यूज करने से कैलकुलेशन काफी कम हो गई। तो एक बार लैम्डा मिल गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, या फिर बोल सकते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सिमिलर, अब क्या करूं मैं, म्यू निकालने के लिए किसी भी एक रिलेशन का यूज करता हूं, उसमें लैम्डा की वैल्यू ये रख देता हूं। तो मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, ये तो λ/2 है, ठीक है। तो आई एम रबिंग दिस पार्ट, लैम्डा इक्वल्स टू 3 आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू 3/2, दिस इक्वल टू 3/2 आ गया। चलो अब देखते हैं, तो लैम्डा की मैंने 3 रखा, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों रिलेशन को चलो यूज कर लेते हैं। इसको, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड दिख रहा है, इसको और इसको यूज कर लेते हैं। तो क्या लिखा है देखते हैं, 1 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा कितना आया था हमारा 3 अपॉन -3 माइनस म्यू इज इक्वल टू 3/2। तो 1 माइनस 6 इज -5, -5 इंटू 2 इज -10, तो -10 इज इक्वल टू -3 इंटू 3 इज -9, और ये हो गया -3 म्यू। तो इधर से हमारा म्यू कितना आ गया, ये 9 से 1 गया तो -1, तो म्यू इज इक्वल टू 1/3। समझ में आया? अब हम लिखते हैं क्या, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स। देखना, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, लैम्डा की वैल्यू इधर लिख लेते हैं, लैम्डा क्या आया था हमारा 3 और म्यू इज 1/3। समझ में आया? तो अब मैं पी के कोऑर्डिनेट जो हमने लिखे थे जनरल लैम्डा के टर्म में, क्या लिखे थे, 2 प्लस लैम्डा, तो हाँ 2 प्लस लैम्डा, तो 2 प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 विच इज 5। दूसरा था 1 माइनस 2 लैम्डा, तो 1 माइनस 6 इज -5, एंड लास्टली -1 प्लस लैम्डा, तो 3 माइनस 1 इज 2। देखा, यू कैन सी हमारा आंसर जो आया वो करेक्ट है, पी के कोऑर्डिनेट्स। नाउ लेट्स कैलकुलेट क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मैं किसमें रखूंगा, जो मैं जनरल पॉइंट लिया था L2 पे, क्या लिया था 8/3 प्लस 2 म्यू, तो म्यू की जगह मैं 1/3 रखूंगा, तो कितना आएगा 8 प्लस 2 10/3 कॉमा -3 माइनस म्यू, तो -3 माइनस 1/3, तो -10/3 कॉमा 1 प्लस म्यू, तो कितना आएगा 1 प्लस 1/3 4/3। यू कैन सी दिस इज द, तो अब एक बार कोऑर्डिनेट्स मिल गए पीओ क्यू के, अब क्या करेंगे हम, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं, पूरा आंसर निकालते हैं। सो आई विल रब दिस पार्ट। तो हमारा पीओ क्यू का डिस्टेंस कितना आएगा, देखना, √5 माइनस 10/3 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 10/3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4/3 का स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट। तो ये किसमें हो गया, 5 माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस 10 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 25/9, तो 25/9 प्लस दिस इज -15 प्लस 10 -5 का स्क्वायर इज 25, तो 25/9 प्लस 2 3 is 6 माइनस 4 इज 2, तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया 4/9।
तो नीचे वाला 9 को कॉमन लिया तो रूट के बाहर हो गया, वो क्या होगा 3, और ऊपर देख लेते हैं 25 प्लस 25 इज 50 प्लस 4 इज 54, तो ऊपर बचा रूट 54। सो दिस इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यू कैन से कि एडवांस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, और अब मैं स्टार्ट करूंगा प्लेन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेन। ठीक है, तो प्लेन से रिलेटेड हमने कुछ वेक्टर में पढ़ा था कि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हो सो दैट आई कैन यूनिकली लोकेट अ प्लेन। तो पहले वो रिकॉल कर लेते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो उसमें मैंने शायद 4 पॉइंट लिखवाए थे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी हो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है मेरे पास तो उन तीनों को ज्वाइन करके आई विल गेट अ यूनिक ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल इटसेल्फ इज नथिंग बट अ प्लेन। तो क्या है इंफॉर्मेशन, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यूनिकली डिफाइन अ प्लेन, या फिर डिफाइन अ यूनिक प्लेन। समझ में आया? दूसरा इंफॉर्मेशन क्या था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या बोला था, एक पॉइंट प्लस एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन। क्या होगा, जैसे इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला लेट्स से लेट्स से मैंने बोला कि एक प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो प्लेन क्या होगा मेरा, ये हो सकता है, इट कैन शिफ्ट दिस। बट अगर मैंने बोल दिया कि प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, तो प्लेन मेरा फिक्स हो जाएगा। लेट्स से दिस ब्लैक वन इज अ नॉर्मल एंड दिस इज द प्लेन। अगर मैंने केवल इतना बोला कि प्लेन जो है वो मेरा इस ब्लैक मार्कर के परपेंडिकुलर है, तो देयर आर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स। बट उसने अगर पॉइंट भी फिक्स कर दिया तो प्लेन यूनिकली लोकेट हो जाएगा। हेंस क्या बोल सकता हूं मैं कि जो 1 पॉइंट प्लस 1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन। ठीक, तीसरा इंफॉर्मेशन देखते हैं और किस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया जाए सो दैट वी कैन यूनिकली लोकेट अ प्लेन। क्या बताया था कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिया तो एक से काम चलेगा, बट अगर पैरेलल दिया देन इट रिक्वायर 2 डायरेक्शन। तो एक बार लिख लेता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। 1 पॉइंट प्लस 2 डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन। इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला ये मेरा पाम जो है वो एक प्लेन है। अगर एक तो पॉइंट दे दिया और एक क्या बोला कि 2 पैरेलल वेक्टर दे दिए प्लेन के, तो इसको समझने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि अगर ये 2 वेक्टर हैं मेरे रिक्वायर्ड प्लेन में, तो इन दोनों का क्रॉस लूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, एक वेक्टर आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो फिर वो इंफॉर्मेशन किसमें कन्वर्ट हो गई, 1 पॉइंट एंड 1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या बोला मैंने, जो 2 पैरेलल डायरेक्शन दिए प्लेन के, उन दोनों का क्रॉस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो सेकंड थर्ड वाला इंफॉर्मेशन है वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। एक तरीका एक्सप्लेनेशन का ये हुआ। दूसरा कैसे बोल सकता हूं मैं कि अगर ये 2 जो पैरेलल दे रखे पैरेलल वेक्टर टू द प्लेन, उससे क्या होगा, मेरा एक यूनिक प्लेन मिल जाएगा। यूनिक प्लेन मतलब इन सेंस ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने वेक्टर में ही पॉइंट लिखवाया था क्या कि 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विल गिव अस अ यूनिक प्लेन इन सेंस ऑफ ओरिएंटेशन। मतलब हमें अगर 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर दिए हैं तो हमको एक प्लेन मिल जाएगा यूनिक। किस सेंस में, डायरेक्शन के सेंस में। मतलब उसको रोटेट नहीं कर सकते बट हाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसलेट को भी रोकने के लिए एक और इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, एक पॉइंट। तो समझ में आया। और चौथा पॉइंट क्या था, एक बार रिकॉल करो खुद से वीडियो पॉज करके, मैं बताता हूं क्या था। इंस्टेड ऑफ 1 पॉइंट 2 पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट। लेट्स से ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, तो इसमें उसने मुझे 2 पॉइंट दे दिए, लेट्स से ए एंड बी, प्लस 1 डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन। एंड ऑफ कोर्स दैट डायरेक्शन शुड नॉट बी कोलिनियर विद ए बी वेक्टर, नहीं तो फिर इंफॉर्मेशन देने का कोई फायदा ही नहीं होगा। मैंने क्या बोला, 2 पॉइंट प्लस इन दोनों से जो वेक्टर मिल रहा है इसके नॉन कोलिनियर कोई वेक्टर दिया, लेट्स से ये दे दिया। समझ में आया क्या बोला मैंने, एक तो 2 पॉइंट ए एंड बी
एंड वन डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन। तो इससे क्या होगा हमारा, एक तो ए और बी को ज्वाइन करके एक वेक्टर मिल जाएगा प्लेन में, और एक वेक्टर दिया ही है उसने, तो टू पैरेलल वेक्टर मिल गया प्लेन में, और एक पॉइंट चाहिए था, यहां तो दो दो पॉइंट है हमारे पास। समझ में आया बात को? तो ये 4 पॉइंट हमने देखे थे उधर। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले से, इस पे हम कुछ देर बाद आते हैं, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी दिस पे। तो आज हम इक्वेशन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें क्या दिया होगा, एक पॉइंट प्लस वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हम इसका वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म को देखेंगे और कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे। सो लेट मी डब दिस, यू कैन पॉज द वीडियो, कॉपी करो, भले वेक्टर में लिखा हो तो भी 3D वाले चैप्टर में इसको कॉपी करो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो लेट्स से मेरा ये प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है। इसमें मुझे एक पॉइंट दिया है, लेट्स से मैंने इसको ए बोला, जिसका पोजीशन वेक्टर इज ए, स्मॉल है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे एक वेक्टर दे रखा है, लेट्स से दिस इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसको मैंने बोल दिया वेक्टर एन। अब सुनना ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। फर्स्ट आई विल राइट डाउन इन वेक्टर फॉर्म, फिर हम उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। मैंने बोला कि वेक्टर की इक्वेशन लिखना मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशन चाहिए मुझे आर और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है ए और एन में, सो दैट इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द प्लेन। मतलब प्लेन के अंदर जितने भी पोजीशन वेक्टर्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने बोला कि एक जनरल पॉइंट ले लिया इस पे, ओके दिस इज एन, एक जनरल पॉइंट है मेरा, लेट्स से दिस इज आर, इसको मैंने नाम दे दिया आर, इसका पोजीशन वेक्टर आर मान लिया। दिस इज अ जनरल पॉइंट आर ऑन द प्लेन। मुझे इसी के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा रिलेशन लिख दूं मैं आर में, आर ए और एन में, सो दैट दिस रिलेशन विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑन द प्लेन। तो मैंने क्या किया, लेट्स से ये मेरा लेट्स मैं एक बार दिखाता हूं, लेट्स से दिस इज माय प्लेन, ओके। नाउ सी कि जो ब्लैक वाला पॉइंट पेन है वो मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन। लेट्स से मैं ब्लैक इसको लिखता हूं ऐसे, सी है। अब मेरे को क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है इस प्लेन पे, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, और मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया आर। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मैंने इसको ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, तो मेरा जो ए आर होगा, ए आर तो क्या होगा, एक वेक्टर होगा प्लेन में, और जो वेक्टर एन होगा वो क्या होगा, वो क्या है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैं यही फैक्ट यूज करूंगा टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला कि जो ए आर है दैट इज द वेक्टर इन द प्लेन, दैट इज अ वेक्टर इन द प्लेन, और जो मेरा एन वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब एक चीज और सुनना, अगर मैंने आर पॉइंट को, जो जनरल पॉइंट है आर, उसको अगर इस प्लेन में नहीं लिया, फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड द प्लेन लिया, लेट्स से दिस इज द प्लेन, माय पाम इज द प्लेन, और मैंने एक बार मैंने क्या किया, दिस इज माय वेक्टर एन, दिस इज द वेक्टर एन, और आर को एक बार इधर लिया, तो जो मेरा आर माइनस ए होगा वो प्लेन में आएगा। अगर आर माइनस ए प्लेन में आएगा तो जो एन वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर माइनस ए के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर एक मिनट के लिए मैंने मान लिया कि जो आर वेक्टर है, आर पोजीशन वेक्टर है, वो प्लेन के बाहर जाता है, तो आर माइन ए तो मेरा प्लेन में है, आर मैंने अलग ले लिया, तो क्या आर माइनस ए नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, इस ब्लू वाले के नहीं होगा। तो अब इसी को मैं मैथमेटिकली यूज करूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आर प्लेन पे लाई कर रहा है तभी आर माइनस ए वेक्टर है वो एन के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने कि अगर आर मैंने प्लेन में लिया तभी आर माइनस ए वेक्टर एन के परपेंडिकुलर होगा। इसको तुम हिंदी में भी लिख सकते हो अपने नोट पे, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या बोला मैंने दोबारा एक बार और, अगर आर, जो आर पॉइंट है जनरल पॉइंट, मैंने प्लेन में लिया, अगर आर मैंने प्लेन में लिया तभी आर माइनस ए जो वेक्टर होगा वो एन के परपेंडिकुलर होगा।
अगर मान लो मैंने जैसे टिप वाले को मैं आर पोजीशन वेक्टर मान रहा हूं, इसको मैंने अगर हवा में लिया तो ए तो मेरा प्लेन में है, तो आर माइनस ए जो होगा ना वो एन के परपेंडिकुलर नहीं होगा। सो इसका परपेंडिकुलर होना ब्लैक मार्कर का परपेंडिकुलर होना ब्लू के, मतलब आर माइनस ए वेक्टर का परपेंडिकुलर होना एन के इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन। राइट दिस, क्या जो आर माइनस ए वेक्टर का परपेंडिकुलर होना एन के इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्लेन। इसी को मैं मैथमेटिकली लिख लेता हूं। मैंने क्या लिखा, आर माइनस ए, क्या बोला, आर माइनस ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा एन के, कब, व्हेन आर लाइज ऑन द प्लेन। मैंने क्या लिखा, इधर लिख लेते हैं, आर माइनस ए, आर माइनस ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन if and only if and only if R lies on the plane। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। इसी फैक्ट को मैं मैथमेटिकली यूज करूंगा इक्वेशन निकालने के लिए। तो क्या लिखूं मैं कि जो R माइनस ए ये जो वेक्टर होगा, ये अगर n के वेक्टर है, n के परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट विथ वेक्टर n इज इक्वल टू 0। ये एक यूनिक रिलेशन मिल गया हमें। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ प्लेन। मुझे एक ऐसा ही रिलेशन चाहिए था आर, ए और एन में जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द प्लेन। हेंस दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। समझ में आया बच्चों? वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, हम इसको अभी कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और एक और फॉर्म में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद विल जंप टू द कार्टेशियन फॉर्म। तो वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूं इस बोर्ड को। तो सुनना, अब क्या किया, तो इधर तुम अलग से लिख भी लो, इधर क्या क्या है। आर तो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ जनरल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है। ए क्या है, गिवन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, और एन हमारा क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, तो ये इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो डाटा दिया होगा। एक तो क्या दिया होगा, जो एक पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर दिया होगा, प्लस उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे, या फिर बोल सकते हैं वेक्टर दिया होगा, नॉर्मल वेक्टर। समझ में आया? इसी को एक और लिखने का तरीका क्या है, देखना क्या लिखा मैंने, इसको ओपन कर दिया तो क्या आएगा, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड लेके गए तो आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। अच्छा, ए डॉट एन तो एक कांस्टेंट होगा, तो इसको लेट से मैंने मान लिया पी, स्मॉल पी, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा यूज बताता हूं, तो इसको भी हम ऐसे फॉर्म 2 याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन फॉर्म 2, ठीक है। इसका यूज क्या है देखना, ठीक है। आई होप इसको कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको रब करता हूं, देखना। ये जो पार्ट है मैंने क्या बोला, दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं कि जो वेक्टर एन है, जैसे कि मैंने उधर बताया था एक्सप्लेनेशन के पार्ट में, कि जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो तो क्या करता है, ओरिएंटेशन फिक्स करता है प्लेन की, और पोजीशन कौन फिक्स करता है, पॉइंट। मतलब अगर मैंने नॉर्मल वेक्टर फिक्स कर दिया तो देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन्स। तो देखना, अगर मैं उन इनफाइनाइट प्लेन्स की इक्वेशन लिखूं इन जनरल तो कैसे लिखूंगा, देखना। लेट्स से एक प्लेन मेरा ये है, इसी के पैरेलल एक प्लेन मेरा ये है, इसी के पैरेलल एक प्लेन मेरा ये है, एंड सो ऑन। इसकी अगर इक्वेशन r डॉट एन इज इक्वल टू P1 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। r डॉट एन इज इक्वल टू, इसके लिए बस कांस्टेंट का पार्ट चेंज हो जाएगा। इसको भी तुम नोट के फॉर्म में लिखना,
ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं दोबारा कि r डॉट n इज इक्वल टू P1 है। तो इस ये काम कब आएगा, जब मैंने बोला कि एक प्लेन है जो इस प्लेन के पैरेलल है। दोबारा सुनना, एक प्लेन है जो इस प्लेन के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर सकते हैं द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इतना पार्ट सेम लिख लेंगे, r डॉट n इज इक्वल टू, बस कांस्टेंट में अंतर आ जाएगा। कांस्टेंट विल टेक केयर ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ प्लेन, समझ में आया। तो सिमिलरली इसका मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, r डॉट n इज इक्वल टू P3। समझ में आया बच्चों। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या किया मैंने, दोबारा वो जो मैंने लिखा था r माइनस ए डॉट एन, उसको ओपन किया था, फिर ए डॉट एन आया था, ये कांस्टेंट है, इसमें तो वेरिएबल पार्ट कुछ है नहीं, वेरिएबल तो r है हमारा, तो इसको मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज p। तो मैंने बोला अगर इस प्लेन की इक्वेशन r डॉट n इज इक्वल टू P1 है और मुझे इसके पैरेलल एक प्लेन चाहिए, तो आई कैन एज्यूम इट एज r डॉट n इज इक्वल टू P2, मतलब ये वाला पार्ट विल रिमेन द सेम, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स के लिए जो नॉर्मल होगा वो तो सेम ही होगा ना, तो r डॉट n वाला पार्ट सेम होगा, ओनली द वेरिएबल पार्ट इज a वाला, तो इसके कारण मेरा p चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने P1 मान लिया, इसके लिए P2, इसके लिए P3 एंड सो ऑन। समझ में आया। वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, नाउ आई विल कन्वर्ट दीज इनटू कार्टेशियन फॉर्म। तो फिर अब हम क्या देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर से कार्टेशियन कैसे जाते हैं हम, जो वेक्टर r होता है जनरल पॉइंट, उसको हम क्या लिखते हैं 3D में कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए दिया था मेरा वेक्टर में, उसको मैं मान लूंगा कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और जो मेरा नॉर्मल वेक्टर था उसके टर्म्स में मेरा क्या बोलते हैं अपना 3D में क्या टर्म यूज होगा, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन मान लूंगा ए आई कैप प्लस ए कॉमा बी कॉमा सी। तो पहले मैं एक बार वेक्टर का दोबारा लिखता हूं, क्या लिखे थे हम, r माइनस ए डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। ये तो मेरा क्या था, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। मैंने क्या बोला, अब हम क्या लिख रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन के लिए मैं क्या करूंगा, r को तो क्या लिखूंगा मैं, देखना ध्यान से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, r माइनस वेक्टर ए तो क्या था, पोजीशन वेक्टर था। तो इंस्टेड ऑफ पोजीशन वेक्टर हम टर्म क्या यूज करते हैं 3D में, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स मान लिया, जो गिवन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1, y1, z1। तो मेरा इधर क्या आ जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये लगाया ब्रैकेट, डॉट एन वेक्टर क्या था, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा 3D में टर्म क्या यूज होगा, डायरेक्शन रेशियोज। तो मैंने मान लिया कि जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज किस फॉर्म में दिए, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो क्या लिखूंगा मैं इधर, डॉट विथ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, 3D में। तो अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, देखना क्या लिख रहा हूं मैं। पहले मैंने आई का कोएफिशिएंट एक साथ लिखा, तो इधर क्या आया, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। इसका डॉट मुझे किसके साथ लेना है, इस वेक्टर के साथ, डॉट विथ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू 0। अब देखना ध्यान से, अब डॉट लेना है तो i का डॉट i के साथ 1, तो क्या आ जाएगा, मैं a इंटू एक्स माइनस x1, so I write it here a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हम इस फॉर्म में याद रखेंगे, ठीक है। अब एक और फॉर्म बोल रहा हूं मैं फॉर टाइम बीइंग, इस फॉर्म में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब मैं इसको ओपन करता हूं, तो एक लिखा ax, इधर से मैंने लिया by और इधर से प्लस cz। अब देखना क्या आने वाला है, माइनस ऑफ, इधर से आएगा ax1 प्लस by1 और इधर से cz1 प्लस cz1 इक्वल्स टू 0। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं जो हम जनरली यूज करते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आई एम एज्यूमिंग क्या, कि ये जो है दिस इज ए कांस्टेंट, दिस पार्ट इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल पार्ट तो हमारा ये है क्या,
एक्स वाई जेड। बट ए बी सी तो हमारे क्या डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल टू द प्लेन के, वो भी एक फिक्स होगा प्लेन के लिए। एक जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो x1 y1 z1, तो वो भी फिक्स है। तो दिस इज अ कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को बोल दिया d। इस कांस्टेंट को क्या बोल दिया d। तो मेरा इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो गया, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्म है प्लेन का, ठीक है। कोई सोचेगा सर माइनस डी हुआ, मैंने माइनस को भी इसके साथ क्लब कर लिया। माइनस ऑफ दिस को मैं डी बोल रहा हूं, डी इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। वो अगेन किसको क्या डिसाइड करेगा, डी विल टेक केयर ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ प्लेन्स, ठीक है। समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, और मैं जंप करता हूं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट पे। ठीक है, तो पहले हम बहुत बेसिक पार्ट, बेसिक न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे कुछ थियरी पार्ट और पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल लेंगे, और फिर हम दोनों का कंबाइंड, फिर हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। 2 या 3 क्लासेस प्लेन्स की लगेंगी, उसके बाद हम एक क्लास लेंगे लाइन और प्लेन का ज्वाइंट पार्ट, ठीक है। और फिर लास्ट वाला हमारा होगा एज यूजुअल, पहले बताया था 3D फिगर्स, उसमें क्या आएगा हमारा स्फीयर्स और टेट्राहेड्रन। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम्हें किस इसमें से कौन कौन सा याद रखना है, एक तो ये बिल्कुल टेस्ट, ये तो मतलब बहुत ही जरूरी है, और एक ये भी अगर मेमोराइज कर सकते हैं तो यू शुड मेमोराइज दिस आल्सो। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, डायरेक्टली बोर्ड लेवल का लेते हैं पहले। सिंपली यू हैव टू प्लग द वैल्यूज इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। जैसे कि एग्जांपल इज फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point with position vector I cap plus j cap plus 2 k cap and perpendicular to the vector 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या करें हम, एक काम करेंगे, हम दोनों को लिखेंगे, वेक्टर को, वेक्टर फॉर्म को भी और कार्टेशियन फॉर्म को, क्योंकि स्टार्टिंग है तो हम दोनों को लिखते हैं अभी। तो वेक्टर फॉर्म में क्या चाहिए हमें, r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0, ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म। तो r की जगह ले लूंगा मैंने एक्स आई कैप प्लस, सॉरी वेक्टर r की जगह मैं डायरेक्टली वेक्टर r ही रहने दूंगा, बिकॉज मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है पहले। r माइनस a वेक्टर की जगह मैं लिखूंगा इसका पोजीशन वेक्टर विच इज i प्लस j प्लस 2k, इसका डॉट विद द नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। या तो तुम इस फॉर्म में छोड़ सकते हो, नहीं तो एक और स्टेप क्या लिखेंगे हम, इस डॉट को फिर हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो क्या आएगा, r डॉट विद दिस वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 इज 8। तो फाइनली मेरे को वेक्टर फॉर्म में क्या मिल गया, r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 5 प्लस 8 30। सो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। अब हम लिखते हैं इसका 3D फॉर्म। तो ठीक है, तो यही वेक्टर से 3D कन्वर्ट कर देते हैं इसी स्टेप में। क्या होता है हमें, r की जगह हमें क्या लिखना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जब मैं उसका डॉट इसके साथ लूंगा, देखना वेक्टर r की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस y इंटू 3y प्लस z इंटू 4z इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया हमारा सिंपली इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, सबसे पहली बात कि ये जो आएंगे ना हमारे कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z, दे आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर।
ध्यान से सुनना, क्या बोला मैं, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट हैं, दे आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकता था, इंस्टेड ऑफ प्लगिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला, मैं क्या कर सकता था कि अगर मुझे ये फैक्ट पता है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो मैं डायरेक्टली इधर से लिख सकता था क्या कि लेट, देखना इधर मेथड 2, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x plus 3y plus 4z plus lambda is equal to 0। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये तो बोर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने, बट इसी का अगर हम थोड़ा स्मार्ट तरीका देखें तो इसको समझना। क्या लिखा मैंने, इससे पहले बोला क्या था मैंने, जो x, y और z के कोफिशिएंट्स हैं, दे आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो मुझे पता है कि ये नॉर्मल है, तो मैं इतना पार्ट तो आएगा ही आएगा हमारे पार्ट इक्वेशन में, ये वाला। अब लैम्डा क्या करेगा, इट विल ट्रांसलेट द प्लेन, ठीक है। बट अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं, मुझे पता है कि ये जो प्लेन है वो 1,1,2 से पास कर रहा है, तो उससे मेरा क्या आ जाएगा लैम्डा। एक बार लैम्डा आ गया तो आई सब्स्टिट्यूट हियर बैक टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो एक बार रख के देख लेते हैं, मैंने क्या बोला, दिस टू फाइंड लैम्डा, टू फाइंड लैम्डा पुट, क्या करें हम, एक्स वाई जेड को क्या रखेंगे 1,1,2। क्यों, क्योंकि ये जो प्लेन मेरे को निकालना है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 + 3 × 1 3 + 4 to the 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई मेरी, -13। -13 को उठा के मैं इधर रख दूंगा तो उधर जाके वो 13 हो जाएगा। समझ में आया, इस मेथड पे कंसंट्रेट करना। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग मोर टू दिस पार्ट, ठीक है। तो एक चीज तो ये थी, और मैंने उधर क्या बताया था, एक r.n is equal to p1 और r.n is equal to p2 and so on, these are also parallel planes। ये तो हो गया मेरा वेक्टर में। इसी का विजुअलाइज 3D में मैं क्या बोलूंगा, ax plus by plus cz plus d1 is equal to 0, फिर ax plus by plus cz plus d2 is equal to 0 and so on, these are also parallel planes। मेक अ नोट ऑफ इट। पैरेलल प्लेन्स में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में तो ये वाला पार्ट सेम रहेगा, सेम, और इधर क्या रहेगा, ये एक्स वाई जेड तक का पार्ट ये सेम रहेगा। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अगेन ए सिंपल वन। क्या बोला, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर from origin to the plane is 1, 2, 3, then find equation of plane, then find equation of plane, ठीक है, then find equation of plane। तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, आई राइट डाउन द सॉल्यूशन। तो इसके लिए पहले क्या किया हमने, पहले इसका फिगर बना लिया। तो फिगर बनाने के लिए मैंने प्लेन मान लिया, दिस इज माय रिक्वायर्ड प्लेन। अब उसने क्या दिया है कि लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया हमें प्लेन पे, क्या दिया है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 और दिस इज ओरिजिन। ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे। तो पहली बात, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन, एक तो पॉइंट चाहिए प्लस एक नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल वेक्टर चाहिए टू द रिक्वायर्ड प्लेन। तो पॉइंट तो पता है कि 1, 2, 3 है, तो अब सेकंड अब क्या रह जाएगा, मेरे को डायरेक्शन रेशियो निकालना है नॉर्मल वेक्टर के। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये जो लाइन होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, जो नॉर्मल वेक्टर है दिस इज नथिंग बट अ नॉर्मल वेक्टर ओनली, नॉर्मल वेक्टर टू द रिक्वायर्ड प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द रिक्वायर्ड प्लेन। तो मैं वेक्टर एन को क्या लिख सकता हूं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और मेरा वेक्टर ए जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस
3k कैप। समझ में आया बच्चों? जो मेरा n वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन, ये ओरिजिन है, इसलिए क्या लिखूंगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, मतलब 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0 क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसको अगर हम जैसे मैंने इससे पहले जो स्मार्ट तरीका बोला था वैसे हम बोल करते हैं। एक तो क्या है कि तुम दोनों वैल्यूज को फॉर्मूला में प्लग कर दो, किसमें? r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0। बट उससे बेटर तरीका क्या है कि हमें नॉर्मल वेक्टर पता है, तो मैं बोल सकता हूं वो प्लेन जिसके लिए नॉर्मल वेक्टर होगा उसकी इक्वेशन एक पैरामीटर लैम्डा के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं? x प्लस 2y प्लस 3z प्लस सम लैम्डा इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब लैम्डा निकालने के लिए मैं क्या करूं? ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, बिकॉज जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो 1, 2, 3 से पास कर रहा है। तो दिस इज 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आ गया मेरा? 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो माइनस 14। इसको दोबारा मैंने इसमें रख दिया, तो मेरा क्या जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 14 को उधर लेके गए, तो दिस इज माय आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, और आज के लिए इतना काफी है। और इसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इन डिफरेंट फॉर्म, अदर फॉर्म्स, जैसे कि जो अभी मैंने शुरू में स्टार्टिंग किया था, बताया था 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उसके फॉर्म में भी हम इक्वेशन ऑफ प्लेन ड्राइव करेंगे, प्लस टू वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन एंड वन पॉइंट, उस फॉर्म में भी देखेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।